गुड मॉर्निंग। सब कैसे हैं? अच्छे हैं। तो कल आप लोगों ने अंतर को पढ़ा था, वैदिक काल में और सिंधु सभ्यता में, है ना? दोनों में हमने अंतर को पढ़ा था और अब हम उसे धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। ऑनलाइन वालों को भी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जैसे वैदिक सभ्यता, अच्छा यही लगी रह गई तो। रुको एक मिनट। हाँ, इसे है ना न्यू वाली लगा दीजिए, न्यू वाली। ये भी लगे रहने दीजिए। जो न्यू है ना, एक वो लगा दीजिए। एक कह रहा है सर शॉर्ट नोट्स बनवा दीजिए। बनवा तो दिए थे कल। सो रहे थे क्या बेटा? वैदिक काल, देखो बेटा, जो लास्ट क्लास है उसमें थोड़ी बहुत चीजें समझाई थी, खासकर वैदिक काल या वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता में अंतर को। वैदिक सभ्यता, या हम इसे बोलेंगे वैदिक सिविलाइजेशन। क्या बोलेंगे? वैदिक सिविलाइजेशन। और ये है 1500 बीसी से 600 बीसी के बीच में इस सभ्यता का काल है, मतलब। लेकिन बच्चों, इस सभ्यता का यदि हम विभाजन करें तो इसका विभाजन दो भागों में होता है। इसका विभाजन दो भागों में होता है। दो भागों में। पहला है, पहला है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। जो ऋग्वैदिक काल है उसका समय है 1500 से लेकर 1000 बीसी, और 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी। अब तुम कहोगे कि सर वैदिक सभ्यता को हमें दो भागों में बांटने की आखिरकार क्या जरूरत है, या फिर हम इसे दो भागों में क्यों बांटे? इसकी कोई नीड नहीं होनी चाहिए। लेकिन बच्चों, सच पूछिए तो इसकी नीड है। इसकी नीड है क्योंकि 900 साल का काल एक जैसा कभी नहीं हो सकता। जब आर्य भारत आए थे तो आर्य
आर्यों के भारत आने के समय में आर्यों के भारत आने के समय में एक स्थिति ये रही होगी कि आर्य प्राथमिक रूप से कुछ ऐसे क्षेत्रों में बस गए होंगे जो सिंधु सभ्यता के आसपास के क्षेत्र थे, यानी सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र है। क्योंकि आर्य कहा जाता है मध्य एशिया से आए, तो मध्य एशिया से जब उन्होंने एंट्री की थी अंदर की ओर, तो उन्होंने एंट्री ऐसे की होगी बच्चों, यानी ये रहा होगा उनका एंट्री करने का या प्रवेश करने का एक तरीके से रीजन। अब जैसे प्रवेश करने का जो रीजन है वो जैसे ये है बच्चों, जैसे ये आपको दिख रहा है, यहां पर दिखता है आपको इंडो आर्यंस। इंडो आर्यंस मतलब जो आर्यंस है उन्हीं को हमने क्या कहा है, इंडो आर्यंस के नाम से हमने जाना है। तो अब जैसे हमने इंडो आर्यंस कहा है, तो ये आर्यंस यहां से धीरे धीरे एंटर कर रहे हैं। ये एरो का साइन देखा है आप लोगों ने, ये एरो का साइन देख रहे हैं आप लोग, यहां पर ये एंटर कर रहे हैं। और ये पूरा रीजन क्या है बच्चों, ये पूरा रीजन बताओ क्या है, ये पूरा का पूरा रीजन वही पंजाब वाला, वही सिंध वाला ही तो रीजन है। तो जब वे आए होंगे तो उन्हीं क्षेत्रों में बसे होंगे, क्योंकि मैदान वही है, मैदान वहीं पर है। और जब मैदान वहीं पर है तो वो लोग सारे लोग वहीं पर बसते चले गए होंगे। तो यहां पर कुल मिलाकर हम इन चीजों को इनके चारों ओर देखेंगे फैला हुआ, और ये महसूस करेंगे कि ये देखो बहुत सारे कबीले हैं। आर्यों ने शुरू में कबीलाज बनाए। कबीले का मतलब होता है एक लोगों का समूह जो एक क्षेत्र में छोटी सी जगह में बस गया। मान लीजिए ये छोटी सी जगह में एक कबीला बच्चों यहां पर बस गया है, यहां पर बस गया है, यहां पर बस गया है। और ये कबीला जो है मान लीजिए यहां इस क्षेत्र पर है, तो इस क्षेत्र पर ये जो कबीला है इसमें रहने वाले लोग, और इसका एक सरदार होता था जो आगे चलकर राजा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सरदार। सरदार होता था। जैसे देखो बच्चों यहां पर बहुत सारे कबीले हैं, ये जो आपको ब्लैक कलर में दिखाई दे रहे हैं ये सब कबीले हैं, और जो आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रहे हैं ये सब नदियां हैं। ये सब क्या है, नदियां। और ये सब क्या है, कबीले हैं। तो देखो यहाँ पर ध्रुव कबीला है, गंधारी कबीला है, प्रू है, कृवि है, शिवा है, और ये है बच्चों अनु है। ये सतुद्री नदी बह रही है, सिंधु नदी बह रही है, ये सारी नदियां बह रही है कि नहीं। तो कुल मिलाकर ये सारे के सारे क्या है बेटा, कबीले हैं। क्या है ये, कबीले हैं। ठीक है, तो और यहीं बसने का। अच्छा बच्चों जो वैदिक सभ्यता के लोग थे वे, उनका जो मुख्य व्यवसाय था वो था पशुपालन। क्या था उनका मुख्य व्यवसाय, पशुपालन था। यानी कि वे पशु पालने का काम करते थे, पशु पालने का काम वे करते थे, पशु पालते थे। तो बच्चों उनके लिए बताओ आपको अच्छे अच्छे हरे भरे मैदान उनको चाहिए कि नहीं चाहिए, यानी उनको एक हरे भरे मैदानों की आवश्यकता पड़ेगी, हरे भरे मैदानों की आवश्यकता पड़ेगी। तो हरे भरे मैदानों की आवश्यकता जब पड़ेगी तो वे पशु चारण का काम वहां पर करवाएंगे कि नहीं। तो ये यहां पर दिखाई देता है, यही चीज हमें कहां पर दिखाई देती है, यहां पर दिखाई देती है। ये सिंधु का मैदान है, और सबसे पहले आर्यंस इसी क्षेत्र से, जिसका नाम है सप्त सैंधव प्रदेश, उसी से परिचित हुए थे। क्या नाम है, सप्त सैंधव प्रदेश। तो बच्चों इस काल में तो वे यहीं रहे, फिर वे आगे की तरफ बढ़े। मध्यकाल में वे गंगा के मैदान में पहुंचे, यानी कि जब उत्तर वैदिक काल आ गया तो बच्चों वे अपना धीरे धीरे विस्तार करेंगे कि नहीं। तो वे यहां से इस साइड से नीचे की ओर उतरने लगे, और मध्य भाग तक यहां तक भी फैलने लगे, यहां तक भी फैलने लगे। ये पूरा एरिया उनके फैलने का हो गया। अब बहुत बड़ा भाग उन्होंने कवर कर लिया। तो ये उत्तर वैदिक काल में हुआ, और उसके बाद और भी नीचे की तरफ वे चले गए, जो बाद में मगध बनता है। क्या बनता है, मगध भी तो आर्यंस ही बनाएंगे। तो आर्यंस बच्चों ऐसे फैलते चले गए। तो ये पूरे तरीके से आर्यों का विस्तार है जो भारत में जब वे आए इस तरीके से आए। आर्य सभ्यता को बच्चों जैसे हमने आपको बताया
कि दो भागों में बांटा जाता है, एक है ऋग्वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। तो ये क्यों? क्योंकि विकास के कारण ऋग्वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में कुछ ऐसे परिवर्तन देखे गए जो बिल्कुल अलग थे। यदि हम इन परिवर्तनों को, जैसे ऋग्वैदिक काल की बात करें तो वहां ग्रामीण नगर थे, ग्रामीण सभ्यता थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में नगर बनने लगे थे। उस काल में लोहे का प्रयोग ऋग्वैदिक काल में बहुत कम हुआ, और लोहे को लोहा भी नहीं बल्कि अयस नाम की धातु माना गया, ठीक है, जिसमें लोहे का मिश्रण था, पूरा लोहा नहीं था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में देखोगे तो लोहे का भारी प्रयोग शुरू हो गया। नहीं समझे? जैसे ऋग्वैदिक काल में हम पशुपालन करते थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में देखोगे तो एग्रीकल्चर करने लगे। यानी कुल मिलाकर कुछ ऐसे परिवर्तन देखे गए दोनों कालों में जो बिल्कुल डिफरेंट थे, जो बिल्कुल क्या थे? डिफरेंट थे। तो इन परिवर्तनों के आधार पर हमने इसे कितने भागों में बांट दिया? दो भागों। तो लिखिए आप, वैदिक सभ्यता या वैदिक काल का विभाजन, वैदिक काल का विभाजन, वैदिक काल का विभाजन, वैदिक काल का विभाजन, वैदिक काल का विभाजन। इसमें देखो बच्चों, देखो वैदिक काल को, वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया जाता है। दो भागों में विभाजित किया जाता है। दो भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर एक ऋग्वैदिक काल, नंबर दो उत्तर वैदिक काल। बांट दो बच्चों, नंबर एक ऋग्वैदिक काल और नंबर दो उत्तर वैदिक काल। नंबर दो उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का समय लिखो। ऋग्वैदिक काल का समय लिखो, क्या है? बिल्कुल 1500 बीसी से 1000 बीसी। 1500 बीसी से 1000 बीसी। 1000 बीसी और दूसरा 1000 से 600 बीसी। 1000 से 600 बीसी। अब हेडिंग लगाओ ऋग वैदिक काल। क्या हेडिंग लगाएंगे? ऋग वैदिक काल। अब हेडिंग लगाएंगे ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल बच्चों हम लोग पहले पढ़ रहे हैं। इसका समय है 1500 से लेकर 1000 बीसी। बच्चों इसमें सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि इस सभ्यता के संस्थापक आखिरकार कौन थे, यानी संस्थापक कौन थे। तो लिखो वैदिक काल के संस्थापक। हाँ, ऋग्वैदिक काल में पहला पॉइंट लिखेंगे। लिख लिया ऋग्वैदिक काल? उसमें पहला पॉइंट लिखो वैदिक काल के संस्थापक या वैदिक सभ्यता के संस्थापक, के संस्थापक आर्य थे। के संस्थापक आर्य थे। आर्य थे। यहां आर्य शब्द का, यहां
आर्य शब्द का अर्थ होता है, आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ व्यक्ति। आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ व्यक्ति। आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ व्यक्ति। श्रेष्ठ व्यक्ति या उत्तम कुल में, उत्तम कुल में जन्मा, या उत्तम कुल में जन्मा, उत्तम कुल में जन्मा व्यक्ति। उत्तम कुल में जन्मा व्यक्ति। उत्तम कुल में जन्मा व्यक्ति, तो या तो श्रेष्ठ व्यक्ति या उत्तम कुल में जन्मा व्यक्ति होता है कौन? आर्य। ठीक है। आर्य शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में बच्चों 176 बार हुआ है। तो आर्य शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में कितनी बार हुआ? तो लिखिए, आर्य शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में, आर्य शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में 176 बार हुआ है। आर्य शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में 176 बार, 176 बार हुआ है। 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 जबकि कुछ इतिहासकारों ने इसका वर्णन 36 बार बताया है। जबकि कुछ इतिहासकारों ने इसका वर्णन 36 बार बताया है। इसका वर्णन 36 बार बताया है। 36 बार बताया है। तो आर्य शब्द का मतलब क्या होता है बच्चों? श्रेष्ठ व्यक्ति। क्या मतलब होता है? श्रेष्ठ व्यक्ति। और 36 बार, 176 बार आया है। जैसे राम शर्मा शर्मा आप पढ़ोगे तो उसमें बच्चों इसका वर्णन 36 बार लिखा है। कितनी बार लिखा है? 36 बार। लेकिन वैसे इसका वर्णन 176 बार। अब तुम कहोगे कि सर शब्द तो एक ही, ऐसी भिन्नता क्यों है? क्योंकि जो 176 बार बताते हैं वो बहुत माइनरली वॉच करके बताते हैं कि कैसे कैसे इसका वर्णन किया गया है। लेकिन जो रामशरण शर्मा है वो माइनरली नहीं करते, बल्कि वो बहुत बड़े क्लियर शब्दों के रूप में देखते हैं कि ये 36 बार ही आया होगा। खैर, ऐसे मतांतर देखने को मिल जाते हैं। अब बच्चों ये तो हो गया जिसके बारे में हमें पता। अब लेकिन एक बात और हमें देखनी पड़ेगी। हमें देखना पड़ेगा ये कि हमें देखना पड़ेगा कि जो वैदिक काल है बच्चों, वो वैदिक काल कैसे, वैदिक काल की जानकारी हमें कहां से मिलती है, या वैदिक काल के मुख्य स्रोत क्या है हमारे पास? तो बच्चों वैदिक काल की जानकारी हमें वेदों से मिलती है। किससे मिलती है? तो लिखो, वैदिक काल की जानकारी के स्रोत, वैदिक काल की काल की जानकारी के स्रोत, जानकारी के स्रोत वेद है। जानकारी के स्रोत वेद है। जानकारी के स्रोत वेद है। वेदों की संख्या, वेदों की संख्या 4 है।
वेदों की संख्या 4 है। नंबर 1 ऋग्वेद, नंबर 2 सामवेद, सामवेद, नंबर 3 यजुर्वेद, नंबर 4 अथर्ववेद। अथर्ववेद। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। वेदों की संख्या 4 है। अब यहां ये तो है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब हमें देखना पड़ेगा कि बच्चों ऋग्वेद में आखिरकार क्या दिया गया है, सामवेद में आखिरकार क्या दिया गया है। तो जैसे यदि हम बात करें ऋग्वेद की, सबसे पहले तो ऋग्वेद में देखो हमें क्या क्या मिलता है। तो जैसे ऋग्वेद है बच्चों, तो ऋग्वेद में हम देखते हैं कि ये सबसे बड़ा और सबसे पुराना वेद है। सबसे बड़ा और पुराना वेद। सबसे बड़ा और पुराना वेद। सबसे बड़ा और पुराना वेद है क्या? ऋग्वेद। दूसरा, यह 10 मंडलों में, देखो यहां ध्यान से, यह 10 मंडलों में विभाजित है। 10 मंडलों में क्या है? विभाजित है। विभाजित है। तो 10 मंडलों में क्या है? विभाजित है। तो उस तीसरे मंडल में इसका जो थर्ड मंडल है उसमें गायत्री मंत्र का वर्णन है। गायत्री मंत्र आप जानते हो, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, है ना? ये तो तुम जानते हो। लेकिन इस क्लास में कोई ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ है, बच्चा बैठा हुआ है जो इसके हिंदी अर्थ को जानता है। व्हाट इज द हिंदी? हिंदी मीनिंग क्या है इसका, ओम भूर्भुवः स्वः का? पता है आपको? इसका हिंदी अर्थ होता है ओम भूर्भुवः स्वः। जब हम शुरू करते हैं तो ओम बच्चों बहुत ही ईश्वर के रूप में प्रयुक्त होता है और बहुत गहरा शब्द है। हमारे ऋषियों मनीषियों ने इस पर बहुत ज्यादा गहराई से काम किया है, बहुत गहराई से काम किया है। तो इसे ऐसे बोला जाता है, ओम भूर्भुवः स्वः जब शुरू होता है तो उसको ऐसे बोला जाता है, हे ईश्वर तूने हमें उत्पन्न किया, पालन करता है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू, तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी दिशा, हमारे शरीर मन और बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ये मतलब होता है सही मायने में किसका? गायत्री मंत्र का, जो आप उच्चारण करते हो। तो इसका मतलब आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप ही सर्वशक्तिमान हो, हमारी बुद्धि को भी कहां लेकर जाओ? श्रेष्ठ मार्ग पर लेकर जाओ, श्रेष्ठ मार्ग पर लेकर जाओ। तो ये गायत्री मंत्र है। इसके अलावा बच्चों चौथे मंडल में कृषि है। फोर्थ मंडल में कृषि है। सेवंथ मंडल में दास राज्य युद्ध है। सेवंथ मंडल में दास राज्य युद्ध है। नौवें मंडल में सोम वनस्पति है। नौवें मंडल में सोम देवता है। 10वें मंडल में वर्ण विभाजन है। 10वें मंडल में वर्ण विभाजन है। और बच्चों इस वेद का गायन करने वाला ऋषि होत्र है। होत, इसका गायन करने वाला ऋषि है होत या होत्र बोला जाता है। ये गायन करने वाला ऋषि है। तो इसके मंत्रों को जो गाता है उसको बोलते हैं होत्र ऋषि। ठीक है? तो ये है ऋग्वेद। तो सबसे बड़ा और सबसे पुराना वेद कौन सा है?
ऋग्वेद। बच्चों ये मुद्दे की बात ये है कि आपको ये, आप कभी कभी अपने मन में सोचते होंगे कि सर ये बात तो सही है, लेकिन वास्तव में वेद किसने लिखे और ये क्या है। सब बच्चों के मन में एक मौलिक प्रश्न यह आता है कि वेद क्या है। तो वेद बच्चों भारत के प्राचीनतम ग्रंथ है, एंड इट इज बिलीव्ड दैट द वेदास वर क्रिएटेड आर क्रिएटेड बाय द गॉड, एंड गॉड गिव दिस नॉलेज टू 7 ऋषिज। यानी भगवान ही इनके क्रिएटर है, और उन्होंने इस ज्ञान को सबसे पहले 7 ऋषियों को दिया था। ऐसे बच्चों आपने नाम सुना होगा सप्त ऋषि, जैसे विश्वामित्र हो गए, वशिष्ठ हो गए, अंगिरस हो गए, भारद्वाज हो गए, अत्रि हो गए। ये सब ऋषि है, इन्हें ज्ञान दिया गया। लेकिन बच्चों जो इन्हें ज्ञान दिया गया वो बहुत ही कैसा ज्ञान था। जो इन्हें ज्ञान दिया गया वो बहुत ही मौखिक ज्ञान था। जैसे मान लो, हमने पहले भी आपको बताया है, हम आपको पढ़ा तो दे लेकिन हम उसे आपको लिखवाए ना, तो इसका मतलब होता है मौखिक ज्ञान। क्या मतलब होता है? मौखिक ज्ञान। मौखिक ज्ञान। अब आप इसको पढ़ाना चाहो तो आगे आप भी पढ़ा दोगे कि सर ने ये बताया था, लेकिन इसकी दिक्कत ये है कि तुम अपनी बातें भी कुछ जोड़कर पढ़ा दोगे। वैसा ही नहीं पढ़ाओगे जैसा हमने तुम्हें पढ़ाया, कुछ ना कुछ जोड़ोगे तुम, अपने विचार अपनी बात कुछ तो जोड़ोगे। फिर जो तुमसे अगले वाली पीढ़ी है वो कुछ और जोड़ देगी। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ वेदों में भी जोड़ा जाता रहा होगा। ये भी हमारे पास आज मौलिक नहीं रहे होंगे, क्योंकि इनकी किताब के रूप में तो जो भगवान ने ज्ञान दिया था वो किताब के रूप में तो है नहीं, तो फिर इस बात को माना जाता है। तो वेद मौखिक चलते रहे, लेकिन फिर गुप्त काल के आसपास आकर बच्चों 4th सेंचुरी में, 3rd सेंचुरी एडी में आकर वेदों को पहली बार लिपिबद्ध किया गया। लिपिबद्ध करने का मतलब होता है यानी उसे एक जगह एक किताब में लिखा गया, किताब के रूप में लिखा गया। जो आज आपके पास वेद है वे सारे के सारे वेद लिपिबद्ध है। क्या है? लिपिबद्ध है। लिखिए, लिख लिया। वैदिक काल की जानकारी के स्रोत वेद है, लिखा? कुछ लिखा इसमें? लिखा? लिखो, वैदिक काल की जानकारी के स्रोत वेद है। वेदों की संख्या 4 है, सामने करके बना दिया। अब हेडिंग लगाओ ऋग्वेद। ऋग्वेद में सारी चीजें लिख दो जो हमने बोर्ड पर लिखवाई है। ऋग्वेद में ये सारी की सारी चीजें लिख दोगे जो हमने आपको क्या किया है, लिखवाया है। उसे आप ऐसे करके लिख दोगे तो ये है आपका ऋग्वेद। ये है आपका ऋग्वेद। सर साउंड बढ़ाइए, बढ़ाइए जी, साउंड बढ़ाइए। साउंड की प्रॉब्लम सब लोग बता रहे हैं। देखो बेटा, अब ध्यान से, साउंड आ रहा है क्या? सर लास्ट लाइन क्या लिखा हुआ है? सोम देवता का वर्णन है, 10वें मंडल में वर्ण विभाजन का वर्णन है, होत्र ऋषि के द्वारा गाया जाता है। होत्र ऋषि के द्वारा गाया जाता है।
जम्मू कश्मीर से क्लास कर रहे हैं सर, बहुत बढ़िया बेटा। और तो ऋषि के पास क्या लिखा है? कुछ नहीं लिखा है, ऋषि बस ऋषि लिखा है। ये है और तो ऋषि। क्या? दासराग युद्ध क्या होता है? उसको पढ़ेंगे बेटा अभी, वो आएगा अभी आगे। क्या बाबू? भारत इसलिए आए क्योंकि उस समय अनुकूल वातावरण में ही रहना अच्छा लगता था। यानी जहां जल हो, नदियां हो, अच्छी जलवायु हो। और भारत की जलवायु कितनी बढ़िया है। भारत की जलवायु सबसे आराम तलब है। जब बाबर यहां आया, बाबर ने भारत की जलवायु को देखा तो उसने यहीं रहने का निर्णय लिया। मध्य एशिया से आने के बाद सनातन धर्म को फॉलो कर रहे थे। ये प्रश्न, सनातन धर्म किसका है? क्या पहले से था भारत में? तो फिर क्या पता आर्य लेकर आए हो जिसको वो फॉलो कर रहे थे। वहां के प्रतिनिधि के अनुसार वो मांस मछली नहीं खाते थे, बिल्कुल। ये जैसे वेदों में कुछ जगह गाय की बलि लिखा हुआ है, तो गाय को मारते थोड़े ना थे वो लोग। बलि का मतलब था प्रकट करके गाय के साथ हवन करना। लेकिन उसको अलग अलग भाषा में बाद में लिखा गया कि वो गाय का मांस खाते थे, ऐसा थोड़े ना था। लोग बिगाड़ने के लिए वेदों को बाद में ऐसा सब लिखते हैं। ऐसा नहीं है वेदों। ठीक है बेटा। चलो नीचे ये हो गया। अब लिखो सामवेद। अब क्या लिखोगे? सामवेद। अब लिखोगे शाम वेद। सामवेद, सामवेद में क्या लिखोगे? अब इसको देखो। सामवेद में लिखोगे, सामवेद में लिखोगे कि सामवेद में क्या क्या हमें मिला है। सबसे पहली बात, यह पद शैली में लिखा गया है। यह पद शैली में लिखा गया है। इसका मतलब है, पद शैली का मतलब है कविता के फॉर्म में लिखा गया। किसके फॉर्म में? कविता के फॉर्म में लिखा गया। दूसरा, भारतीय संगीत का जनक है। साथ साथ लिख लो, भारतीय संगीत का जनक है ये। सबसे पहली बार सात सुर इसी में लिख मिलते हैं। सात सुर होते हैं ना बच्चों, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो सा, रे, गा, मा, सा, रे, गा, मा। सात सुर इसी में है। और बच्चों एक काम और है यहां पर, पद शैली में लिखा गया, भारतीय संगीत का जनक है, सात सुर में दिया गया। अब यहां पर एक चीज और, यहां पर एक चीज और है कि जो सात सुर है, जो सात सुर है, और अच्छा इसका गायन ऋषि कौन करता था? गायन करने वाला ऋषि, उसका नाम था उदगाता। क्या नाम था? उदगाता। उदगाता बच्चों इसका गायन करता था। ठीक है, ये हो गया सामवेद। अब नीचे आओ, और नीचे आने के बाद आप देखोगे कि आपको, नीचे आने के बाद देखना है कि अब आपको अथर्ववेद, सॉरी, अब आपको पढ़ना है किसके बारे में? यजुर्वेद के बारे में। किसके बारे में? यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद की खास बात है कि यजुर्वेद गद और पद दोनों शैलियों में लिखा गया। एकमात्र वेद है जो गद और पद दोनों में लिखा गया। ठीक है, में लिखा गया। दूसरा, इसमें यज्ञ की विधियां लिखी है। इसमें
यज्ञ की विधियां लिखी है। जैसे बच्चों यज्ञ भी बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे हमें तो यज्ञ सारे एक जैसे ही समझ में आते हैं। जैसे तुम घर पे हवन करवाते हो, तो यदि बच्चे के मुंडन में हवन करवाओगे तो एक जैसा लगेगा। यदि बच्चों के मुंडन में हवन ना करवा कर भूमि पूजन में करवाओगे तो एक जैसा लगेगा। लगेगा कि नहीं? तो सारे हवन हमें तो एक ही जैसे लगते हैं, क्योंकि हमारा उनमें कोई खास अलग से हमारा उनमें मानना कुछ भी नहीं होता, सब एक जैसे लगते हैं। तो इसमें यज्ञ की विधियां लिखी गई है। लेकिन बच्चों सब हवन ना अलग अलग तरीके के होते हैं, भले ही हमें वे समझ में नहीं आते। हमें तो समझ में आता है ओम और स्वाहा, इसके अलावा हमारे कुछ पल्ले पड़ता है? जबकि जब शादी होती है तो पता है बहुत सारे मंत्र पढ़े जाते हैं। तुम्हारे लिए भी पढ़े जाएंगे। तुम इतना मुस्कुरा रहे हो, ये तो बहुत खुश हो रहे हैं, शादी का नाम सुनकर बहुत खुश हो गए, अति प्रसन्नचित हो गए इसकी। तुम्हारा हो गया रे विवाह? किसका हुआ है? दोनों का हो गया है? नहीं, टोपी वाले की बात पर हमें विश्वास नहीं है। जितने भी टोपी वाले हैं वो सब बदमाश है, हमारा मानना ऐसा है। देखो इसने टोपी भी उतार दी, पर अब तो तूने इन दोनों को टोपी पहना दी। अब ये ऐसे सुकोमल सुकोमल से बच्चे आपको देखकर लग रहा है शादीशुदा है? शादीशुदा होते तो कहीं लोहगढ़ का किला ढूंढ घूम रहे होते अभी, है कि नहीं? तो तो जब शादी होती ना तो मंत्र पढ़े जाते हैं कि नहीं? लेकिन गजब की बात यह है कि दूल्हा और दुल्हन को खाई गई कसमों में से कुछ भी नहीं पता। जैसे यहाँ कोई शादीशुदा बच्ची या बच्चा तो बैठा ही होगा पक्का। तो अब देखो ये शादीशुदा, मंत्र समझ में आते थे? बैठो, इसको अब इसको मंत्र पल्ले नहीं पड़े होंगे कि क्या मंत्र पढ़े गए थे, पर इसको कसम खिलवाई गई होगी कि बताओ जीवन भर पत्नी की बात मानोगे, स्वाहा। और पत्नी से तुम भी पति की बात मानोगी, स्वाहा। पति परमेश्वर होता है और उसको लोहगढ़ के किले पर घुमाने नहीं ले जाना है, स्वाहा। तो ये सब कस्में, लेकिन चूंकि ये संस्कृत में पढ़ी जाती है इसलिए एक भी कसम तुम लोगों को समझ में आती है? नहीं आती। आती? पता नहीं कौन कौन कसम पढ़ के आ गए, लेकिन कस्में समझ में नहीं आती, क्योंकि संस्कृत में कहलाई जाती है ना कस्में। तो ये यज्ञ की विधियां हैं। इसका गायन कौन करता है? तो इसका गायन करता है अर्धव्यू। इसका गायन करता है अर्धव्यू ऋषि। अर्धव्यू ऋषि ही अर्धव्यू ऋषि ही इसका गायन करता है। बोलो यस और नो? अर्धव्यू ऋषि ही इसका गायन करता है। पीछे जाना है क्या? ये लो। जानने के लिए सबको शादी करना पड़ेगा सर? नहीं, सबकी शादी तो होगी। हेलो सर, मैंने कल एमसीक्यू दिया, हमें लोथल से डुअल समाधान के बारे में बताया गया, लेकिन एईडीओ वाले ने, भाई नहीं ऐसा मत करो, अब तुम इसका डिसीजन खुद लो। लेकिन लोथल से मिला है डुअल समाधान। हो गया? लिखो अथर्ववेद। क्या लिखोगे? अथर्ववेद के बारे में देखो अब अथर्ववेद देखो क्या है। अथर्ववेद में क्या क्या दिया गया है पहले ये देखो। अथर्ववेद, इसमें है बच्चों तंत्र मंत्र जादू टोना। सबसे बाद में लिखा गया वेद, सबसे बाद का वेद लिख लो, सबसे बाद का वेद। तंत्र मंत्र एवं औषधीय ज्ञान, तंत्र मंत्र एवं एवं औषधीय
एवं औषधीय ज्ञान, तंत्र मंत्र एवं औषधीय ज्ञान, तंत्र मंत्र एवं औषधीय ज्ञान, औषधीय ज्ञान, तंत्र मंत्र एवं औषधीय ज्ञान। नेक्स्ट, नेक्स्ट है इसमें। अब बच्चों जैसे तंत्र मंत्र तो आज भी चल रहे हैं। आज तो आप जैसे ऑटो में जाते हो तो हमने बताया था कि बहुत सारे छोटे छोटे से पंपलेट से मिलते हैं। ग्रह क्लेश से छुटकारा पाए, सोतन से छुटकारा पाए, महिला मित्र का फोन नंबर पाए, प्यार में हताश निराश लोग मिले, बीपीएससी को पास करने का तरीका पाए, और फीस 100 रुपए, 100 रुपए में सबका समाधान करता है। लेकिन एक बार तुम चले गए तो तुमसे हजारों ऐंठ लेगा और तुम्हारा जीवन नरक बना देगा। तो तंत्र मंत्र जादू टोने, इसका गायन कौन करता था? इसका गायन करता था ब्रह्म ऋषि। इसका गायन करता था ब्रह्म ऋषि। कौन करता था? ब्रह्म ऋषि इसका गायन करता था। बताओ बात समझ में आई कि नहीं? अरे बोल लो। तो ये है क्या? उपनिषद। क्या है ये? उपनिषद है। बताओ कोई दिक्कत है क्या? तो इसे हम इस तरीके से करते हुए जाएंगे। अब यहां देखो, चारों वेद है। अब चारों वेद के नीचे करके लिखेंगे, चारों वेद के सम्मिलित रूप को, चारों वेदों के सम्मिलित रूप को लिखो। चारों वेदों के सम्मिलित रूप को संहिता कहा जाता है। चारों वेदों के संग्रह को, संग्रह को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता था। संहिता कहा जाता था। संहिता कहा जाता था। जबकि प्रथम तीनों वेदों के संग्रह को, प्रथम तीनों वेदों के, वेदों के संग्रह को, वेदों के संग्रह को, वेदों के संग्रह को क्या कहा जाता था? वेदात्रयी, वेदात्रयी कहा जाता है। इसमें बच्चों 3 वेद है। वेदात्रयी का मतलब है 3 वेद है। वेदात्रयी का मतलब है 3 वेद है। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, और तीसरा है यजुर्वेद, और तीसरा है यजुर्वेद। तो ये इसके संग्रह को कहा जाता है। अच्छा बच्चों, वेदों की रचना, ऐसा माना जाता है कि वेदों की रचना ईश्वर के द्वारा की गई थी। माना जाता है कि नहीं? वेदों की रचना किसने की थी? ईश्वर ने। तो ऐसा माना जाता है कि लिखो, वेदों की रचना या वेदों का ज्ञान ईश्वर द्वारा दिया गया था। वेदों का ज्ञान ईश्वर द्वारा दिया गया था, जो सदियों तक, जो सदियों तक, जो सदियों तक, जो सदियों तक मौखिक ही, जो सदियों तक मौखिक रूप से ही, मौखिक रूप से ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से ही, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी। अरे ये किसने मंत्र चला रखा है बाहर से? ये देखो वेद का मंत्र भी आ रहा है, स्वाहा आ रहा है। पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी
ये तो अजीब संयोग हो गया ना। दूसरी पीढ़ी को दिया जाता था, दूसरी पीढ़ी को दिया जाता था। पहली बार वेदों को, पहली बार वेदों को, पहली बार वेदों को लिपिबद्ध करने का कार्य, पहली बार वेदों को लिपिबद्ध करने का कार्य, करने का कार्य महर्षि कृष्ण द्वैपायन, महर्षि कृष्ण द्वैपायन या वेद व्यास, या वेद व्यास, वेद व्यास के द्वारा, के द्वारा किया गया था, वेद व्यास के द्वारा किया गया था, किया गया था, वेद व्यास के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? वेद व्यास के द्वारा किया गया था। अब बच्चों यहां पर एक बात और समझनी है। अब यहां हमें देखना है वैदिक साहित्य के रूप में। किसके रूप में देखना है? वैदिक साहित्य के रूप में देखना है। जो वैदिक साहित्य है वो बच्चों क्या है? जैसे हमने ये तो समझ लिया। अब देखो वैदिक साहित्य यानी वैसा साहित्य जो इस काल से संबंधित है। जो वैदिक काल से संबंधित साहित्य है उसको हम सही मायने में कहते हैं वैदिक साहित्य। उसको हम क्या कहते हैं बेटा? वैदिक साहित्य के नाम से हम उसे जानते हैं। तो ये टोटल हमारे सामने है वैदिक साहित्य। अब वैदिक साहित्य को जैसे कैसे अलग अलग भागों में बांट सकते हैं और कितने भाग इसके होंगे इसको देखिए। जैसे इसमें वेद होंगे, जैसे इसमें उपवेद होंगे, जैसे इसमें ब्राह्मण ग्रंथ होंगे, जैसे इसमें ब्राह्मण ग्रंथ होंगे, जैसे इसमें आरण्यक होंगे, जैसे इसमें आरण्यक के अलावा उपनिषद होंगे, जैसे उसमें वेदांग होंगे, वेदांग होंगे, जैसे इसमें वेदांग के अलावा जैसे इसमें महाकाव्य भी होंगे, क्योंकि महाकाव्य भी लगभग इसी काल में लिखे गए। तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट क्या बनता है? वैदिक साहित्य। ये क्या बनता है बच्चों? वैदिक साहित्य। तो यदि आपसे पूछा जाए कि वैदिक सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया, क्या यदि आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता एक ही सभ्यता थी, तो क्या अपने ऐसे तर्क आप प्रस्तुत कर सकते हो कि आप ये बता दो कि नहीं अलग अलग थी? अरे बोल लो, तर्क है तुम्हारे पास? क्या तर्क है भाई, जरा बता दो। उनका व्यवसाय अलग अलग था। सारे अंतर बता दो, क्या क्या अंतर है। फिर वैदिक सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया? कितने भागों में? ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल को क्यों बांटा गया दो भागों में? क्योंकि समय के साथ कुछ विकास हुआ होगा। उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल की अपेक्षा उत्तर वैदिक काल में बहुत सारी चीजें परिवर्तित हुई होंगी। बोल लो, परिवर्तित हुई होंगी कि नहीं? अब इसका भी मतलब समझो। अब जैसे ये सारी चीजें परिवर्तित हुई बच्चों, जैसे सारी चीजें परिवर्तित हुई तो हमने कह दिया कि ये उत्तर वैदिक काल हो गया। अब ये बताओ हमें वैदिक काल की जानकारी कहां से मिलती है? वेदों से। वेदों और वेदों के आधार पर इसका नाम वैदिक काल रख दिया। वैदिक काल की जानकारी वेदों से मिलती है। वेदों की संख्या कितनी है? 4। पहली
दूसरा, तीसरा, चौथा अथर्ववेद। बताओ ऋग्वेद का गायन कौन करता है? होत ऋषि। सबसे बड़ा और सबसे पुराना वेद कितने मंडलों में विभाजित? कितने मंडलों में? बताओ, तीसरे मंडल में, चौथे मंडल में। इसका सबसे प्राचीन जो मंडल है वो 2 से लेकर 8 तक है, और पहला, 9वां और जो 10वां मंडल है वो बाद में जोड़ा गया है, जो बाद में जोड़ा गया है। तो बच्चों कहा जाता है कि ये मंडल इस तरीके से लिखे गए हैं। अब हमें ये तो बात समझ में आ गई। फिर हमने देखा कि सामवेद संगीत का जनक है, तंत्र मंत्र और औषधियों का ज्ञान किस में लिखा है? अथर्ववेद में लिखा है। फिर हमने देखा कि यज्ञों की विधियां किस में लिखी गई है? तो हमने कहा कि किस में लिखी गई है? किसमें? बिल्कुल ये इसमें, यानी कि यज्ञों की विधियां अथर्ववेद, सॉरी, यजुर्वेद में लिखी गई है। गद्य और पद में लिखा गया। सबसे बड़ा और सबसे सबसे बाद में लिखा गया वेद। और बच्चों अथर्ववेद को कौन गाते हैं? ब्रह्म ऋषि। कौन गाते हैं? ब्रह्म ऋषि इसका गायन करते हैं। बोलो यस और नो। और ये वैदिक साहित्य है। वैदिक साहित्य का मतलब क्या होता है? वैदिक साहित्य का मतलब है ऐसा साहित्य जो हमें वेदों से मिला है, जिसमें वेद है, वेदों के उपवेद है, ब्राह्मण ग्रंथ है, अरण्यक है, उपनिषद है, वेदांग है, महाकाव्य है। जैसे 4 वेदों के 4 उपवेद है। उपवेद में एक मुख्य विषय पर बात की जाती है, जैसे संगीत, तो संगीत पर खुलकर बात होगी, ठीक है। जबकि जो ब्राह्मण ग्रंथ है वे बच्चों एक्सप्लेनेशन है वेदों की। क्या है वो? एक्सप्लेनेशन है वेदों की। किसकी एक्सप्लेनेशन है? वेदों की। तो जैसे हम आपको बच्चों वैदिक साहित्य के बारे में कुछ चीज बताना चाहेंगे, तो ये है बच्चों, वेद शब्द का मतलब वैसे भी ज्ञान होता है। क्या होता है? ज्ञान होता है। तो ये वैदिक साहित्य है बच्चों। ये क्या है? वैदिक साहित्य। वेद, उपवेद, आवाज कम आ रही है क्या? वेद, उपवेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, महाकाव्य, अरण्य, वेद। पुराण नहीं है इसमें। क्या नहीं है इसमें? पुराण नहीं है, पुराण अलग है। वेदों के 4 उपवेद है। बताओ ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? सामवेद का, यजुर्वेद का, अथर्ववेद का। सब में अलग अलग चीजें लिखी गई है। तो कई बार आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, मैच द फॉलोइंग्स। क्या बोलेगा आपको? बोलेगा मैच द फॉलोइंग्स। मैच करो बच्चों, मैच द फॉलोइंग्स। इधर वेद दे देगा, इधर उपवेद दे देगा। आपको पता होना चाहिए किस वेद का कौन सा उपवेद है। जैसे ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद। जैसे सामवेद का गंधर्व वेद। जैसे यजुर्वेद का धनुर्वेद। जैसे अथर्ववेद का शिल्प वेद। समझ में आया? फिर उसके बाद है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं बच्चों? वेदों की व्याख्या, वेदों की आसान भाषा में, आसान भाषा में व्याख्या ही, व्याख्या ही ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। बोलो यस और नो। तो ये एक व्याख्या हो गई कि ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। इसके बाद अब ये ब्राह्मण ग्रंथों में क्या क्या है? तो यज्ञ है, अनुष्ठान है, आदि की व्याख्या की गई है। जैसे ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है त्रेय और कोशी तिकी, कोशी तिकी। सामवेद का तांडे और जैमिनी है। यजुर्वेद का तैतरीय और शतपथ। अथर्ववेद का एक ही है बस, गोपद। क्या है? गोपद। तो आपको देखोगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाकर, तो इससे आपको साहित्य से काफी प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर जैसे आता है अरण्यक। अरण्यक का मतलब होता है जंगल, अर्थात वनों में बैठकर
अर्थात वनों में बैठकर, अर्थात वनों में बैठकर, वनों में बैठकर लिखे जाने वाले ग्रंथ, लिखे जाने वाले ग्रंथ ही, ग्रंथ ही क्या कहलाते हैं? अरण्यक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अरण्यक। और अरण्यक में रहस्यवाद, जन्म, मृत्यु, पुरोहित दर्शन लिखा हुआ है। रहस्यवाद का मतलब है जब आपने समाधि लगाई तो आपकी समाधि में बच्चों आप बिल्कुल अलग अनुभूति पाओगे। कभी कभी तो आप ईश्वर से मिलकर आ जाओगे। किससे मिलकर आ जाओगे? अब तुम कहोगे सर ये भी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद के गुरुजी कई बार दावा करते थे कि मैं मोहम्मद साहब से भी मिला हूं, मैं ईसा मसीह से भी मिला हूं और भगवान श्री कृष्ण से भी बातचीत करके आया हूं, और महाकाली से तो मेरी बात होती ही रहती है। रामकृष्ण परमहंस। और अब तुम इस बात पर हंस दिए, लेकिन वो बात करके आए होंगे। ध्यान ऐसी ही कला है जो आपको अंदर से ईश्वर के साथ कनेक्ट कर देता है। अब तुम कहोगे सर इससे पहले तो यही जानना पड़ेगा ईश्वर है या नहीं। तो फिर कौन रोक रहा है? जानो, लेकिन उसे जानने के लिए भी ध्यान में मग्न होना पड़ेगा, क्योंकि वो तुम्हें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में नहीं मिलेंगे, वो तुम्हें तुम्हारे अंदर बैठे हुए मिलेंगे। और तुम सबसे ज्यादा डरते हो अपने अंदर खोजने से। मानव सभ्यता का सबसे बड़ा डर है अपने आप को खोजना, अपने आप के साथ बैठना, अपने आप से बात करना। ये मानव सभ्यता का सबसे बड़ा डर है। तभी तो तुम चिंतन नहीं कर पाते। देखो ना, जैसे हमने वैदिक साहित्य पढ़ा रहे हैं आपको, और यदि हम बोले कि इस पर चिंतन करो तो तुम चिंतन करते करते सो जाओगे। हो गया चिंतन। अब जैसे सर्दियों में क्या होगा, हम तुम्हें रोज बताया करेंगे बेटा मनन चिंतन करो, मनन चिंतन करो। तुम क्या करोगे? रजाई में बैठ जाओगे, किताब लुढ़क जाएगी। किताब भी तो तुम वहीं रखते हो ना, ऐसे ऐसे करके रजाई में बैठे हो, किताब वहीं है, और अंदर कर लिए हाथ। तो बताओ जब तुम हिलोगे डुलोगे किताब गिर जाएगी। और किताब गिरने के बाद तुम इतने ज्यादा आलसी हो जाते हो, तुम उठाते ही नहीं कि छोड़ो हाथ बाहर कौन निकाले, कौन कष्ट करे, कौन कष्ट करेगा। अच्छा, लेकिन लॉज में जो तुम्हारे सामने बैठा हुआ है वो बैठकर पढ़ रहा है और तुम रजाई को घेर के पढ़ रहे हो। तो जैसे ही तुम ऐसे टिका कर, जैसे ही तुमने सोना शुरू किया, उसे एक खर्राटे की आवाज आई, उसे लगा ये गया, यानी निंद्रा लोक में। उसे तुरंत पूछेगा अरे भाई सो गए क्या? तो तुम तुरंत उठोगे, नहीं मनन चिंतन कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? मनन चिंतन कर रहा हूं। तो ऐसा मनन चिंतन नहीं करना। क्या करना है? ओरिजिनल मनन चिंतन करना है। ओरिजिनल कैसे करोगे? सच में सोचोगे जो तुमने पढ़ा। ऐसा मनन चिंतन करोगे तो तुम देखोगे आश्चर्यचकित तरीके से आपको चीजें बहुत फास्ट लर्न होने लगी, बहुत फास्ट लर्न होने लगी। तुम चिंतन कर रहे हो क्या? ये देखो इसने यही चिंतन करना शुरू कर दिया। इसने सोचा कल करे सो आज, आज करे सो अब, पल में प्रलय। तो इसने तो वो कबीरा वाला दोहा ले लिया। तो वास्तविक अर्थ क्या है? वनों में बैठकर लिखे जाने वाले ग्रंथ ही अरण्यक कहलाते हैं। बोलो यस और नो। और इनमें सब लिखा जाता है। अरे जन्म मृत्यु के बारे में जंगल में बैठकर ही क्यों लिखा? क्योंकि बेटा जंगल में कोई व्यवधान नहीं डालता ना। अकेले अकेले बैठे हो तो वहां खोज अच्छी हो जाएगी। यहाँ तो तुम ध्यान में बैठोगे, घर पे हो तो मम्मा आ जाएगी। आंख बंद करके क्यों बैठे हो? ध्यान लगा रहा हूं मम्मा। अरे ध्यान पान बाद में लगाना, पहले सिलेंडर खत्म हो गया।
नहीं तो पापा तुम्हारा ध्यान लगा देंगे। ऐसा होता है कि नहीं? और यहाँ यदि तुम यहाँ पटना में ध्यान में बैठ जाओगे तो सामने ही लॉज में जो लड़का रहता है आपके साथ वो बैठा हुआ मिलेगा, या तो फिर कोई नहीं होगा मान लो रूम में, तो पंखे की आवाज तुम्हें आने लगेगी, चर 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 चर, तो पता चला ध्यान उसी पे लग गया। इधर उस पंखे की आवाज से निजात पाओगे तो पड़ोस में गाना बज रहा है, बेबी को बेस पसंद है, तो तुम्हारा ध्यान वहां लग गया। तो ऐसे करके तुम्हारा ध्यान भंग होता रहता है। बताओ होता है कि नहीं? पहली बात तो तुम लगाते नहीं, 6 महीने 8 महीने में एक बार लगाते हो, और उसी दिन बेबी को बेस पसंद है ये सुन लेते हो, या पंखे की आवाज आने लगती है, या तो बाद में पीस नीचे लड़ाई हो रही होती है उसी दिन, सब काम उसी दिन हो रहे होते हैं। अरे भाई ये सब होते रहेंगे, तुम बन जाओ बिल्कुल एकदम ढीठ, आंख मत खोलो, पंखे की आवाज चर चर आ रही है तो इसी पे ध्यान लगाओ, चर 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 चर, है ना? इस पर ध्यान लगा दो। अब तुम जैसे ही इस पंखे की आवाज पर ध्यान लगाओगे, हैरानी की बात सुनो, वैसे ही पंखे की आवाज आनी बंद, क्योंकि तुमने उसने उसे स्वीकार कर लिया ना। यदि तुम उससे लड़ोगे कि क्यों आ रही आवाज, तो और जोर जोर से आएगी। यदि तुम ये कह दोगे कि आवाज आ रही है और आने दो, इस आवाज के साथ ही मुझे करना है ध्यान, तो आवाज आनी बंद। बेबी को बेस पसंद है, आनी बंद। नीचे झगड़ा हो रहा है, सुनना बंद। तो ये पूरा गणित है, नहीं समझे? इससे आपकी स्मरण शक्ति क्या हो जाएगी? अरे उपनिषदों में ध्यान का महत्व बताया गया है। किसका महत्व बताया गया है? ध्यान का महत्व। नीचे आ जाओ, उपनिषद। उपनिषद का वास्तविक अर्थ है समीप बैठना, या ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए गुरु के पास बैठकर ज्ञान लेना ही क्या है? दार्शनिक व आध्यात्मिक ज्ञान है। वेदांत भी कहा जाता है क्योंकि वेदों के अंतिम भाग है। ये बैठे हैं गुरु जी, ये बैठे हैं शिष्य। तब ऐसे बैठे रहते थे, वर्तमान में ऐसे बैठे रहते हैं, ये गुरु जी ये शिष्य। ये अंतर आ गया ना। अब तुम्हें पढ़ाने के लिए जंगल लेकर जाना नहीं पड़ेगा, यहीं पढ़ा दिया जाएगा मुसल्लापुर हाट पे। देखो कुछ उपनिषद है, ऋग्वेद का उपनिषद है ऐत्रेय उपनिषद, सामवेद का छांदोग्य, यजुर्वेद का तैतरीय बृहद आरण्यक, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडिक उपनिषद। बोल लो यस और नो। ये उपनिषद याद रखने हैं। तो ये उपनिषद है। महाकाव्य कितने हैं? रामायण और, रामायण किसने लिखा? महाभारत। महाभारत में पहले 6000 श्लोक थे, तब इसका नाम था जय संहिता, तब इसका नाम था जय संहिता। फिर इसमें हो गए 24,000 श्लोक, इसका नाम हो गया जय भारत। और फिर आगे 1 लाख, फिर हो गया महाभारत। क्या बन गया? अरे कौन गा रहा है महाभारत? महाभारत। तो इसका मतलब तुम महाभारत और रामायण में समय के साथ परिवर्तन किए होंगे, तभी तो 6000 से 12,000 हो गए और फिर 24,000 हो गए, है ना बेटा? तो समय के साथ सब ग्रंथों में परिवर्तन किए गए हैं। कोई भी ग्रंथ ऐसा नहीं है दुनिया का जिसमें परिवर्तन नहीं किए गए। वेद वेदांग का मतलब है वेदों के ज्ञान को अच्छे से समझने के लिए वेदांग सहायक है। यहां कम शब्दों में अधिक तथ्य रखे जाते हैं। और ये 6 वेदांग है। वेदांग मतलब वेदों के अंग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये वेदांग है। और तुम्हारा होमवर्क ये है कि तुम ये सारा का सारा साहित्य लिख कर लाओगे। बोलो यस और नो। लाओगे? ये सारा लिख कर लाओगे? तो ये तुम्हें होमवर्क दे रहे हैं, इसे लिखवाने में बेटा बहुत टाइम लग जाएगा ना हमें, तो इसका मतलब तुम लिख लेना, इसे समझा दिया हमने। अरे समझ में आया? तो बताओ वेदों की वैदिक सभ्यता की जानकारी कहां से मिलती है? वेदों की संख्या कितनी है? 4। इधर वाले भी बोल लो, इनको न्योता देना पड़ेगा क्या? वेदों की संख्या कितनी है?
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। वेद का मतलब क्या होता है? ज्ञान। वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। चार वेदों के संग्रह को, तीन वेदों के संग्रह को, तीन वेदों के संग्रह को बोलो वेदात्रयी। क्या बोलते हैं? वेदात्रयी। वेदों को लिपिबद्ध करने का काम किसने किया? वेद व्यास या महर्षि कृष्ण? बोलो। अरे यस और नो बताओ, यहां तक समझ में आया क्या? अरे आया। बताओ, वैदिक सभ्यता के संस्थापक कौन थे? पीछे वाले। अरे, वैदिक सभ्यता के संस्थापक कौन थे? आर्य। आर्य शब्द का मतलब क्या होता है? तो फिर पुराने सीरियल्स में सुना है, हे आर्य पुत्र। पत्नी अपने पति को कहते थे हे आर्य पुत्र, और ऋषि कहते थे हे राजन। कहते थे ना, हे राजन। राजन का मतलब होता है राजा। राजा को वैदिक काल में राजन कहते थे। कबीले के सरदार को क्या कहते थे? राजन। तो हे राजन ऐसे बोलते थे। और ये इधर पत्नी देवी जी पति परमेश्वर को क्या कहती है? आर्यपुत्र। जब जैसे जैसे अभी किसी की शादी हो जाए, तो जैसे किसी को पति को पुकारना है, तो उसे उसका नाम नहीं लेना है मंगेश, संजीव। हालांकि अब तो सब नाम लेते हैं, लेकिन उसे नाम नहीं लेना है, कुछ संस्कारी बनना है। और पतिदेव का, उसे पता है पतिदेव का नाम नहीं लेना होता है ना। हालांकि ऐसा ये सब भ्रम है। तो फिर क्या कहेंगे? तो फिर क्या कर बुलाना? हे आर्यपुत्र, एक कप चाय बना दो। आर्यपुत्र आज शॉपिंग पर चलो। आर्यपुत्र यदि किसी बात को इनकार करे, तो आर्यपुत्र को बहुत शांत लहजे में धमकी है, आर्यपुत्र क्या तुम्हें ड्रम में पैक होना है? आर्यपुत्र इतना सुनते ही आर्यपुत्र समय से पहले चाय बनाकर चाय तैयार मिलेगा। ऐसा होगा कि नहीं? अरे ऐसी धमकी सच में मत दे देना। तो ये सब है। एक कह रहा है सर आप ऑनलाइन वाले पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ऑनलाइन वाले पे जम्मू कश्मीर से कमेंट करेंगे। अच्छा, तो अब देखो, अब तुम्हें ध्यान से ऑनलाइन वालों पर ध्यान देने की कला बताई थी ना एक दिन, कि ध्यान दे रहे हैं चलो ऑनलाइन वालों पर। बताओ, यदि हम सिर्फ तुम्हें ही देखते रहे तो तुम्हारी किसी की सूरत, किसी की खोपड़ियां हमें नजर आ रही है? तो यहां इन पर ध्यान देने से इनका चेहरा, मुहरा, है ना, ये क्या क्या उठ पटांग, ये टोपी वाला क्या करता रहता है, ये सब हमें दिखाई देता है। ऑनलाइन वालों का क्या दिखाई देता है? बताओ, कुछ भी नहीं। तुम और उठ पटांग बातें करते रहो, मोना कहाँ है सोना। बताओ, इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है? कैसी कैसी बात करते हैं गधे। लिखो, आर्यों का मूल निवास स्थान। आर्यों का मूल निवास स्थान। कितना पेज छोड़े? 3 पेज छोड़ दो, 3-4 पेज छोड़ दो। अरे पन्ने नहीं, पेज। पेज का मतलब होता है, ये पेज है, ये दूसरा पेज है ना। 1 2 पन्ने, 2 छोड़ो, पेज छोड़ो 4। समझ में आया? खूब आराम से आ जाएंगे। यदि आगे भी कुछ मिलेगा वो भी इसी में आ जाएगा। थोड़ा हर टॉपिक होने के बाद एक पेज छोड़ दिया करो। अरे जैसे सिंधु सभ्यता खत्म हुई थी, तो क्या करना था? 1-2 पेज छोड़ दो, छोड़ दो। वहां कुछ चीजें कभी नहीं मिल जाएगी तो हम वहीं ऐड कर देंगे। बोलो यस और नो। अरे बोल लो। चलो तो फिर, चलो अब इसको समझो। आर्यों का मूल निवास स्थान। किसका मूल निवास स्थान?
आर्यों का। अब मेरे प्यारे बालकों, हम आपको बिल्कुल अलग चीज से अवगत कराने जा रहे हैं, और वो है आर्यों का मूल निवास स्थान। किससे अवगत कराएंगे? आर्यों का मूल निवास स्थान से। अब जैसे देखो, आर्यों का मूल निवास स्थान क्या है भाई, पहले इसको समझो। आर्यों का मूल निवास स्थान, तो इसका मतलब है आर्य आखिरकार कहां से आए, आर्य आखिरकार कहां से भारत आए। अब हम इस प्रश्न पर चले गए। अब एक एक मुद्दे पर बात करनी है ना बच्चों, हमें एक एक मुद्दे पर। आर्यों का आगमन भारत में कैसे हुआ और आर्य कैसे आए। बच्चों, आर्यों के मूल स्थान को लेकर, आर्यों के मूल स्थान को लेकर, आर्यों के मूल निवास को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। मूल निवास को लेकर इतिहासकारों में क्या है? इतिहासकारों में मतभेद है। अब बच्चों एक बात बताओ, कोई इतिहासकार कहता है, कोई इतिहासकार कहता है कि आर्य तो जो है वो तिब्बत से आए। कहां से आए? तिब्बत से आए। कोई कहता है नहीं, आर्य तिब्बत से नहीं आए, बल्कि आर्य तिब्बत से नहीं आए, बल्कि आर्य तो आर्य तो हंगरी से आए। कोई कहता है नहीं, आर्य यूरोप से आए। कोई कहता है नहीं, आर्य आर्कटिक, आर्कटिक जो बच्चों प्रदेश है ना उससे आए। अंटार्कटिक होता है, एक अंटार्कटिका होता है, एक आर्कटिक होता है ना। तो आर्कटिक जो है या आर्कटिक जो है वो क्या है, 6 महीने का दिन 6 महीने की रात। वहां पर आज जीवन संभव है? तो उस समय जीवन कैसे संभव होगा? अच्छा, किसी किसी ने कहा तिब्बत से आए, तो तिब्बत, हम तिब्बत से मानेंगे तो बच्चों तिब्बत को हम कैसे कहेंगे, पहले आपको यह बताना पड़ेगा। हम जैसे कोई तिब्बत से आया, जैसे कोई तिब्बत से आया, तो हम फिर क्या करेंगे, तो हम तिब्बत से देखना पड़ेगा कि नैन नक्श उसके तिब्बत से मिलते जुलते हैं क्या। अब जो चाइनीज है बच्चों, अब तुम लोग चाइनीज लगते हो क्या? तुम चाइनीज लगते हो? एक ने तो कहा, तो अब बताओ चाइनीज हो तुम? हांगचू कांगचू टाइप की तुम्हारी भाषा है, तुम ऐसे बोलते हो? अच्छा ये बताओ, तुम तो चाइनीज तो छोटे कद के होते हैं, उनकी नाक चपटी होती है, अरे ऐसे होता है कि नहीं? अब जैसे मान लो कुछ ने कहा कि आर्य अफ्रीका से आए, बताओ तुम अफ्रीकी लगते हो? एक दूसरे की तरफ मत देखो। अब तुम अफ्रीकी नहीं लगते, अब तुम अफ्रीकी तो नहीं लगते, ठीक है। अब अफ्रीकी यदि तुम नहीं लगते, तो तुम हंगरी के लगते हो या यूरोप से लगते हो, कहां के लगते हो? अब ये अफ्रीकी तुम होते, तुम्हारा कोई डांस जिंगा लाला टाइप करके होता, लेकिन तुम्हारा कोई डांस है ऐसा नहीं है। कोई कहता है मध्य एशिया से आए, किसकी बात माने? कोई कहते हैं उत्तराखंड के रहने वाले थे, कोई कहते हैं सप्त संधव प्रदेश से आए थे। कहां से आए? सप्त संधव प्रदेश से आए थे, अविनाश चंद्र दास कहते हैं। अलग अलग इतिहासकार, अलग अलग इतिहासकार इस बारे में अलग अलग मत देते हैं। अलग अलग इतिहासकार इसे क्या देते हैं? अलग अलग मत देते हैं। जैसे कुछ मत इस प्रकार है, कुछ मत इस प्रकार है, जैसे नंबर 1, कुछ मत, कुछ मत जैसे, या कुछ सिद्धांत, जैसे बच्चों एक मत है नंबर 1 पर, उस मत का नाम है, उस मत का नाम है
जैसे आर्कटिक प्रदेश या आर्कटिक क्षेत्र यहां से आए, ये बात कहते हैं हमें बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि आर्यंस आर्कटिक क्षेत्र से आए थे। बाल गंगाधर तिलक का नाम सुना है? बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि आर्य वहीं से आए थे, वहीं से आए थे। ठीक है बच्चों, तो ये है। दो बच्चों के कमेंट है। एक कोई है बोला सर हम, देखो क्या कमेंट करता है वो, है ना, हम तो वो तो उदार हृदय है ना, नहीं तो उसको जन्मों जन्मों तक ब्लॉक करा देते अभी। जन्मों जन्मों तक ब्लॉक का मतलब कभी नहीं निकल पाएगा, लेकिन बच्चा है तो छोड़ देते हैं। एक कह रहा है गुरुजी आप ऑनलाइन पर नहीं, गुरुजी नहीं बोला उसने, आप ऑनलाइन वाले पर ध्यान नहीं देते इसलिए मैं जम्मू कश्मीर से आपकी कंप्लेन करूंगा। ये कंप्लेन करेगा, ये हमारी हमारी कंप्लेन करेगा। बताओ बेटा, तुम्हें आज बख्शे देते हैं, नहीं तो तुम जीवन में कंप्लेन करने के लिए भी बताएंगे भी नहीं, तुम हमें बता भी नहीं पाओगे कि हम आपकी कंप्लेन करेंगे, मतलब वो भी नहीं बता पाओगे तुम। तो तुम्हें छोड़ देते हैं और अपनी बुद्धि को भ्रष्ट होने से बचाओ, क्योंकि तुम्हारी 90% भ्रष्ट हो चुकी। क्योंकि गधे जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ लेगा ना तो कोई क्वेश्चन दिमाग में रहेगा ही नहीं। अब जैसे एक दूसरा क्वेश्चन आया एक गधे का, और गधे तो बहुत बैठे रहते हैं ना, विशिष्ट विशिष्ट प्रकार के गधे पाए जाते हैं। तो एक और गधा है कि एक गधा कह रहा है कि सर डाउट बताइए, इसने पूरी क्लास नहीं की है, पूरी क्लास करता तो ये डाउट होता ही नहीं। ऑनलाइन वालों का सबसे बड़ा रोग क्या है, इनकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, एक क्लास बीच में छोड़ देंगे, एक कर देंगे आके, तो भी बीच में छूटी ना, उसमें जो बताया वो तो इन्हें पता ही नहीं रहा, और फिर आके जुड़ जाएंगे और फिर वही वही बातें पूछेंगे। यही इनका सबसे बड़ा रोग है। आपको शायद बताई थी ना कि ऑनलाइन वाले भी बहुत भारी संख्या में सफल होते हैं, जबकि जैसे अभी बच्चों लगभग 800-900 बच्चे लाइव है, तो अभी हम उनमें से कहना चाहते हैं कि उनमें से कम ऐसे हैं 70-80% बच्चे हैं जो बहुत सीरियस बैठकर पढ़ रहे होंगे। कुछ एक ऐसे हैं जो जो पढ़ने से ध्यान अलावा सब करेंगे, कमेंट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो इसको कोई बताए, तो हमने बताया नहीं था बेटा कि साक्ष्य घोड़े के क्यों मिले फिर, जब वो परिचित नहीं थे तो इसलिए मिले क्योंकि कुछ लोग घोड़ा बेचने यहां आए होंगे, वे तो वे यहीं पे मर गए होंगे। एक मंदिर के साक्ष्य क्यों नहीं मिले जब पूजा होती थी तो, अरे पूजा होगी और मंदिर बनाओगे ये जरूरी थोड़े ना है। ये किसने कहा तुम्हें कि पूजा होगी तो मंदिर होंगे ही, क्योंकि ये तुम्हारे दिमाग में बसा हुआ है। तो तुम कान खोल के सुनो इस बात को कि मंदिरों की आवश्यकता बहुत बाद में पड़ी, बहुत बाद में। आजकल के जो आधुनिक मंदिर तुम्हारे सामने बनाए जाते हैं बच्चों, वे गुप्त काल में बनाए गए हैं। ठीक है, तो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो आगे के लिए भी क्या करने चाहिए, छोड़ देने चाहिए। कि जैसे मंदिर नहीं मिले हमने बताया, तो पूजा अपने आप कॉमन सेंस से सोचो कि पूजा मंदिर के बगैर भी तो होती है। जैसे आर्य आर्य क्या पूजा नहीं करते थे, करते थे, वे देवालय में पूजा करते थे, उनके लिए उन्हें मंदिर बनाने की आवश्यकता नहीं थी, उन्हें मंदिर बनाने की आवश्यकता थी, उसके लिए नहीं। हाँ बेटा, हाँ कर सकते, ठीक। तो ये सारी चीजें आप पूरे अच्छे तरीके से करेंगे तब समझ में। देखो बच्चों, आर्कटिक क्षेत्र तो आप लिखो पहले, ऐसे मेरे साथ साथ लिखो इनको। तो पहले एक पॉइंट लिखो, लिख लिया तुमने कि आर्यों के मूल निवास के संबंध में, आर्यों के मूल निवास के संदर्भ में इतिहासकारों के
इतिहासकारों के विभिन्न मत है। इतिहासकारों के विभिन्न मत है। विभिन्न मत है। इतिहासकारों के क्या है बच्चों? विभिन्न मत है। नंबर एक, जैसे जो लिखो, जैसे जैसे नंबर एक, आर्कटिक क्षेत्र, बाल गंगाधर तिलक। तिब्बत, तिब्बत ब्रह्म ऋषि देश, ब्रह्म ऋषि देश, ब्रह्म ऋषि देश, ब्रह्म ऋषि देश। ब्रह्म ऋषि देश, ब्रह्म ऋषि देश। ब्रह्म ऋषि तिब्बत को किसने बताया? दयानंद सरस्वती ने बताया कि यार ये तिब्बत से आए थे। दयानंद सरस्वती ने बताया कि यार ये तिब्बत से आए थे। गंगानाथ झा ने बताया कि उत्तराखंड के कहीं क्षेत्र के रहने वाले थे, जिसको ब्रह्म ऋषि देश कहा गया। सप्त सैंधव प्रदेश से आए। सप्त सैंधव प्रदेश बताया अविनाश चंद्र दास ने। अविनाश चंद्र दास ने अविनाश चंद्र दास ने बताया। अविनाश चंद्र दास ने। नंबर 5 पर आएगा विलियम जोन्स, सॉरी, यूरोप से आए, यूरोप से। नंबर 6 पर जर्मनी से आए। नंबर 7 पे हंगरी से आए। यूरोप से आए, ये बात विलियम जोन्स कहता है। ये बात कौन कहता है? विलियम जोन्स कहता है। जर्मनी से आए, ये बात कहता है प्रोफेसर पेन का। प्रोफेसर पेन का कहता है, जर्मनी से आए। हंगरी से ये बात कहता है पी गाइल्स। पी गाइल्स। पी गाइल्स। पी गाइल्स। नंबर 8, पी गाइल्स। नंबर 8, पी गाइल्स नंबर 8 पर है मध्य एशिया। मध्य एशिया से आए, इस बात को कहता है मैक्स मूलर। कौन कहता है? और ये आए सेंट्रल एशिया से। कहां से आए? सेंट्रल एशिया से आए। कहां से आए? सेंट्रल एशिया से आए। सबसे मान्य सिद्धांत किसका है? मैक्स मूलर का। चलो एक एक की जानकारी लेते हैं जरा 1 मिनट में। बाल गंगाधर तिलक, आर्कटिक क्षेत्र, कैसे विश्वास करे? आज जीवन है तो फिर उस समय जीवन रहा होगा? इट्स नॉट पॉसिबल। बोलो यस और नो। इट्स नॉट पॉसिबल। दूसरा, तिब्बत, दयानंद सरस्वती।
तिब्बत दयानंद सरस्वती, तिब्बत दयानंद सरस्वती। ब्रह्म ऋषि देश, अच्छा तिब्बत के लगते हैं बच्चों हम, चाइनीज स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी का। गंगानाथ झा, वो तो कह रहे भारत के रहने वाले थे, ब्रह्म ऋषि देश के। तो भारत के ही रहने वाले थोड़े ही ना थे, भारत के रहने वाले होते तो सिंधु सभ्यता के समय भी होते कि नहीं होते, और उन्हें सारे विकास की जानकारी होती कि नहीं होती। अरे बोल लो। यूरोप से विलियम जोन्स, यूरोप जैसे तो हमने, यूरोप जैसे हम लगते हैं क्या? इस बात से वाकिफ है, विलियम जोन्स की बात को प्रोफेसर पेन का भी कहते हैं, क्योंकि जर्मनी भी तो कहां यूरोप में ही है ना। तो प्रोफेसर पेन का कहता है जर्मनी। और प्रोफेसर पेन का से एक आदमी बहुत सहमत है, जिसका नाम है एडोल्फ हिटलर। नाम सुना है? नाम सुना है एडोल्फ हिटलर? अरे नाम सुना है? तो ये जो एडोल्फ हिटलर है ना मेरे बच्चों, ये जो एडोल्फ हिटलर है ना मेरे बच्चों, ये एडोल्फ हिटलर ही कहता है कि हम आर्य थे। स्वास्तिक चिन्ह का अपने झंडे पर प्रयोग करता है और कहता है कि हमें दुनिया पर क्यों रूल करना चाहिए, बिकॉज वी आर आर्यंस, क्योंकि हम कौन हैं? आर्य है। हिटलर अपने आप को क्या मानता है? और हिटलर आर्यों के बारे में क्या लिखता है? वे कहता है कि आर्य नीली आंखों वाले थे। उनकी आंखें क्या थी? नीली आंखें। और उनका कद लंबा, रंग गेरुआ, गेरुआ नहीं सॉरी, रंग भूरा, यानी कि भूरा रंग है, गेहुआ रंग है। और बच्चों गेहुआ रंग है, लंबे कद के है, नैनक्स कटीले है। नैनक्स क्या है? कटीले है। तो अब अफ्रीका में ऐसा नहीं था, कहीं भी ऐसा नहीं था, तो कंकालों की जांच की। अब मध्य एशिया से कहता है मैक्स मूलर। अब सब मैक्स मूलर के पीछे पड़ गए। मैक्स मूलर ने कहा देखो भाई, मैक्स मूलर ने कहा देखो भाई मध्य एशिया से ही आए। तो मैक्स मूलर से कहा कि ये बताओ इसके बारे में तुम्हारे पास क्या प्रमाण है कि यार ये मध्य एशिया से आए थे। तो मैक्स मूलर ने कहा रुको, दो बात सुनो। कितनी बात सुनो? कितनी बात सुनो? ये दो उसके तर्क थे। उसने कहा पहली बात 1400 बीसी के लगभग मध्य एशिया के तुर्की से बोगज कोई नामक अभिलेख, बोगज कोई नामक अभिलेख, नामक अभिलेख हमें प्राप्त हुआ है। अभिलेख हमें, अभिलेख हमें प्राप्त हुआ है। कौन सा? बोगज कोई नामक अभिलेख हमें प्राप्त हुआ है। कौन सा? बोगज कोई, बोगज कोई नामक अभिलेख प्राप्त हुआ है। दूसरा, बोगज कोई नामक अभिलेख हमें प्राप्त हुआ है जिससे बच्चों चार वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं। चार वैदिक देवताओं के नाम, चार वैदिक देवताओं के नाम प्राप्त होते हैं। चार वैदिक देवताओं के नाम प्राप्त होते हैं। ठीक है। अब चार वैदिक देवता कौन कौन से हैं? चार वैदिक देवता है इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य। ये चार वैदिक देवता है और यही देवता वैदिक काल में भी पूजे जाते थे और ये अभिलेख वहां भी पूजे जा रहे हैं। तो इसका मतलब आ रही है वहीं से आए थे। क्या समझे? इसका मतलब आ रही है। तो कुछ लोगों ने कहा भाई मैक्स मूलर जी, ये तो ये भी बताता है, क्या पता यहां से आ रही है वहां गए हो।
अरे बोल लो। तो मैक्स मुलर ने कहा कि भाई फिर ये भी तुम ठीक कह रहे हो, ये तो बात में दम है, क्या पता यहां से, क्योंकि भारतीय बाबाओं को तो विदेशों में जाने की आदत है। भारतीय बाबा विदेशों में जाते हैं कि नहीं? भारतीय बाबाओं के पास ज्ञान ही ऐसा है। पूरा एकदम रशिया गए राधा कृष्णन जी, उपराष्ट्रपति थे फिर राष्ट्रपति बने, राधा कृष्णन जी। शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो अब जब वो वहां गए तो वहां पर जो रशिया के राष्ट्रपति थे बच्चों, वो बहुत बीमार थे, बहुत बीमार थे। तो अब जो राधा कृष्णन जी थे वो दार्शनिक थे, तो उनके पास गए और उन्होंने उन्हें एक उपदेश दिया और बताया कि तुम मृत्यु से क्यों भय करते हो, तुमने कई बार पृथ्वी पर जन्म लिया है और तुम कई बार मर गए हो, और जो तुम ओरिजिनल हो वो तुम कभी मरोगे ही नहीं। गीता का और वेदों का उपनिषदों का ज्ञान दे दिया, क्योंकि वो तो दार्शनिक थे। आपको पता चला कुछ दिनों बाद रशिया के राष्ट्रपति स्वस्थ होकर घूमने लगे। ज्ञान, सब तो विचारों की शक्ति होती है ना बेटा, जैसा आप विचार करोगे वैसा ही आप बन जाओगे। विचारों में इतनी शक्ति है, आप शायद इस बात को जीवन में कभी ना कभी अनुभव करोगे कि आप यदि गहराई से कुछ चीज का विचार कर लो और उसके अनुसार उसका अनुसरण कर लो, तो बच्चों वो चीज पूरी होकर रहेगी। और प्रकृति उसे हर तरीके से कंप्लीट करवाएगी, नेचर आपको सपोर्ट देना शुरू कर देगी। तो भाई बाबा तो भारत से भी जाते हैं, तो भाई मैक्स मुलर ने कहा छोड़ो ये सब, तुम एक काम करो, जीन की जांच कराओ, डीएनए की जांच कराओ, कंकालों की जांच कराओ, मानव कंकालों की जांच कराओ, और उसमें पाओ कि क्या भारत में पहले से आर्यों के कंकाल थे, या फिर उनके कंकाल मध्य एशिया से मिलते हैं। और बच्चों मानव के कंकाल मध्य एशिया से मैच कर गए। कहां से मैच कर गए? तो सिद्ध हो गया विज्ञान के द्वारा कि आर्य कहां से आए थे, कहां से आए थे। तो लिखो, इन सभी सिद्धांतों में मित्र सूर्य का देवता है, नासत्य युवाओं का देवता है अमृत बेटा। इस बात को हम आगे बताएंगे बेटा। लिखो बेटा, क्या लिखा? इन सभी सिद्धांतों में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत मैक्स मूलर का मैक्स मूलर का है, या मैक्स मूलर का माना गया है, मैक्स मूलर का है, जिन्होंने आर्यों का मूल निवास स्थान, जिन्होंने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया बताया है, मध्य एशिया बताया है, मध्य एशिया बताया है। और इसके लिए दो तर्क दिए हैं, और इसके लिए और इसके लिए दो तर्क दिए हैं। अरे कितने तर्क दिए हैं? दो तर्क दिए हैं। नंबर एक, 1400 BC में
मध्य एशिया के तुर्की से, मध्य एशिया के तुर्की से हमें एक बोगज कोई नामक अभिलेख, एक बोगज काय कोई नामक अभिलेख एक बोगज कोई नामक अभिलेख प्राप्त हुआ है। एक बोगज कोई नामक अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसमें 4 वैदिक देवताओं का वर्णन है। जिसमें 4 वैदिक देवताओं का वर्णन है। नंबर 1 इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। नंबर 1 इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य, 4 वैदिक देवताओं का वर्णन मिलता है। लिख लिए चारों। इस पर मैक्स मूलर ने कहा कि आर्य भी, इस पर मैक्स मूलर ने कहा कि आर्य भी लगभग इसी काल में भारत आए। आर्य भी लगभग इसी काल में, लगभग इसी काल में भारत आए। कहाँ आए? भारत आए। लगभग आर्य भी इसी काल में भारत आए और उनके भी देवता यही है। उनके भी देवता यही है। तो ये पहला तर्क है। अरे ये पहला तर्क है। अरे है। लिखो नंबर 2, कंकालों की जांच के द्वारा यह पाया गया कि आर्यों का कंकाल, कंकाल की जांच, कंकाल, कंकाल, कंकाल क्या होता है? हाँ, जिससे तुम बहुत डरते हो। कंकाल नहीं होता वो, जैसे हड्डियों का ढांचा। अरे अस्थि, यानी जो मांस मज्जा है वही तो बच्चों सब खत्म हो जाता है, कंकाल तो रह जाते हैं ना जी, दफनाए जाते हैं। तो कंकालों की जांच में पाया गया, कंकालों की जांच में पाया गया कि आर्यों का कंकाल मध्य एशिया के लोगों से मिलता है। आर्यों का कंकाल मध्य एशिया के लोगों से मिलता है। अतः मध्य एशिया ही आर्यों का मूल निवास स्थान माना गया। अतः मध्य एशिया ही आर्यों का मूल निवास स्थान माना गया। मूल निवास स्थान माना गया। तो फिर कह रहा है कि फिर भी कंकाल टूट फूट गया होगा ना। अरे गधे, पूरे पूरे निकल गए, कुछ टूट गए, कुछ निकल गए। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं तो जैसे हमने कंकाल निकाला हो। बताओ। अरे हमने कंकाल निकाला क्या भाई? कंकालों की जांच हुई, जीन की जांच हुई तो ये बताया गया।
अब तो कंकाल टूट फूट गया होगा, सोचते भी कैसे ऐसे ऐसे प्रश्न। सर कंकाल की आंख कैसी दिख रही थी? अब ऐसा सोचेंगे तो रात में सो पाएंगे कभी? कंकाल के चारों तरफ घूमते रहेंगे। अब लिखो भारत में आर्यों का आगमन। भारत में आर्यों का आगमन। तो बताओ, आर्यों का मूल निवास था, इस बात को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है, अन्य मत है, अरे भिन्न भिन्न मत है। आर्कटिक प्रदेश किसने बताया? तिब्बत किसने बताया? ब्रह्म ऋषि देश, सप्तसैंधव प्रदेश, सप्तसैंधव प्रदेश, यूरोप, जर्मनी, हंगरी, मध्य एशिया। और मैक्स मुलर ने तर्क दे दिए। कितने तर्क दे दिए? बोगज कोई अभिलेख, 4 वैदिक देवताओं के नाम, मनुष्यों का कंकाल, बात फिट हो गई। अब मुद्दा है मध्य एशिया से कैसे आए? बस में बैठ के आए, प्लेन से आए, या रेलगाड़ी में आए, या फिर उड़न खटोले में बैठकर आए? कैसे आए? उड़कर? पैदल पैदल? घोड़े पर बैठकर? घोड़े पर बैठकर। घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथों में बैठे, रथ चलाकर भारत पहुंच गए। इधर उधर घूम रहे थे ऐसे ही, कहां कहां ऐसे भ्रमण करते घूम रहे हैं। अच्छा यहां बस जाए क्या? फिर कबीले का सरदार कहता था नहीं। बोले अच्छा ठीक है बसेंगे, नहीं बसेंगे, लेकिन इन लोगों पर अपनी धाक जमा देते हैं, इनको बता देते हैं हम आर्य थे। तो बच्चों आर्यों के पास ना तेज धारदार वाले हथियार थे, और आर्यों ने एक नई चीज का आविष्कार कर लिया था, कवच, आर्मर। कवच, तलवार मारोगे लगेगी नहीं, जैसे कर्ण के कवच कुंडल थे। और उन्होंने ढाल का प्रयोग किया था। ढाल जब तलवार से लिखोगे, जब तलवार से सॉरी लड़ोगे, तलवार से लड़ोगे तो दूसरे वाले पर प्रहार करोगे और उसके पास ढाल है तो वो वार उस पर रोक लेगा कि नहीं? तो ये भी आविष्कार था उस समय। अरे था कि नहीं? अभी जैसे जो बुलेट प्रूफ जैकेट होती है, अभी होती है कि नहीं, गाड़ियां होती है, तो उनको क्यों बनवाते हैं लोग? जिसको जान का खतरा होता है बुलेट प्रूफ जैकेट जैकेट पहनकर चलता है। कोई गोली मारेगा तो ये वाला हिस्सा बच जाएगा, बाकी कहीं लगेगी तो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे और जो है बच जाएंगे। ऐसा है कि नहीं? हमारी आर्मी को देखोगे, बहुत सारी बड़ी भाग को जो कश्मीर में रहती है उनको बुलेट प्रूफ जैकेट भी देती है सरकार, जो संवेदनशील रीजन में रहती है कि नहीं? तो जब ढाल बनाई उन्होंने, ढाल, तलवार उनके पास थी तेज, घोड़े उनके पास थे, रथ उनके पास थे, तो बच्चों किसी को भी हरा देते थे। जो भारत आए तो उन्हें भारत में कुछ सिंधु सभ्यता के लोग तो मिले ही होंगे। अरे मिले होंगे कि नहीं? तो जब मिले तो उन्होंने ऐसे ही किया, सबको ठिकाने लगा दिया और अपने कबीले बसा दिए। अपने कबीले, सिंधु सभ्यता के लोग तो लड़ाकू भी नहीं थे, और वे जहां तहां बचे हुए थे, बस थोड़े थोड़े बचे हुए थे। वो सभ्यता में मरी रही थी, तो उन्हें कोई खास एफर्ट नहीं करना पड़ा, आराम से बसते चले गए। ये अपने राष्ट्र के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील थे। राष्ट्र का मतलब होता है देश। राष्ट्र के लिए मर सकते थे और मार सकते थे। बोलो यस और नो? तो ये इनके तीव्र गति से आगे बढ़ने के कारण थे। भाई ये तो जानना पड़ेगा, वाई दे स्प्रेड रैपिडली, यानी क्यों वे बहुत तीव्र गति से फैलते चले गए आ रही है, मानना पड़ेगा कि नहीं? और वे कैसे भारत आए? तो देखो भारत आने के लिए भी बच्चों उन्होंने रास्ता चुना। रास्ता कैसे चुना? भारत आने के लिए देखो उन्होंने क्या रास्ता चुना।
अब जैसे भारत आने के लिए वे रास्ता चुन रहे हैं, वे भारत आने के लिए रास्ता चुन रहे हैं बच्चों, सॉरी, वे रास्ता चुन रहे हैं भारत आने के लिए कि वे पहले कहां से चलेंगे, पहले वे मध्य एशिया से चलेंगे। कहां से चलेंगे? तो जैसे आर्यों का आगमन, एक हेडिंग लगाओ, आर्यों का आगमन। क्या लिखा? एक ही बात है यार, मतलब इसका तुम विरोध करोगे क्या? मार के देंगे, तुम्हारा होश ही ठंडा कर देंगे। क्या कर देंगे? होश ठंडा। और सब इस बात को कह भी रहे हैं कि देखो सर कह रहे हैं होश ठंडा कर देंगे। तो आर्यों का क्या हुआ? आगमन। अब आर्य कैसे आगमन करेंगे जी? सबसे पहले आर्य चलेंगे मध्य एशिया से। कहां से चलेंगे? मध्य एशिया से आएंगे ईरान। कहां आएंगे? ईरान से आएंगे अफगानिस्तान। कहां आएंगे? अफगानिस्तान से आएंगे पंजाब। कहां आएंगे? पंजाब से आएंगे हरियाणा। कहां आएंगे? अरे कहां आएंगे? हरियाणा में बस जाएंगे। उधर से आ रहे हैं ना बेटा, हरियाणा से पहुंचेंगे दिल्ली। कहां पहुंचेंगे? दिल्ली से पहुंचेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी यूपी। बोलो यस और नो। बागपत मेरठ वेरठ सब जगह फैल जाएंगे। फिर पहुंचेंगे पूर्वी यूपी, गोरखपुर वगैरह सब जगह, इलाहाबाद वगैरह सब जगह फैल जाएंगे। और फिर पहुंच जाएंगे बिहार। अरे कहां पहुंच जाएंगे? बिहार में क्या बनाएंगे? बिहार में बनाएंगे मगध साम्राज्य। क्या बनाएंगे? लेकिन ये यात्रा करने में 900 साल का समय लगा। 900 इयर्स। 900 इयर्स लगे उन्हें बिहार में आकर मगध बसाने में, जब वे मध्य एशिया से चले। 900 साल। तो ये यात्रा कितने सालों की है? 900 सालों की यात्रा है। फिर मैप, मैप की ओर चलेंगे और आपको दिखाएंगे कैसे बड़े होंगे। ऐसे बढ़ते चले गए होंगे, ऐसे फैलते चले गए, ऐसे सब जगह फैलते चले गए। पहले तो यही फैले, फिर यहां फैले, फिर देखो नीचे की तरफ इधर फैलते चले गए, नीचे की साइड फैले। साउथ इंडिया में नहीं फैले फिर भी। तभी तो देखना जब हमें 16 महाजनपद मिले, जब हमें अब जब हमें लिखे, जब हमें आर्यों का जो साधन है, जैसे आर्यों का आगमन है, तो आर्यों का आगमन इस तरीके से हुआ और ऐसे वो फैले होंगे भारत में। और उन्हें फैलने में कितना समय लग गया होगा? लग गया होगा कि नहीं बेटा? तो ऐसे करके वो भारत में फैलते चले गए। तो ये आर्यों का क्या है? मूल निवास स्थान। क्या है? मूल निवास स्थान। अच्छा बेटा बताओ तो कितने सिस्टमेटिक तरीके से हम लिख रहे हैं। पहले हमने वैदिक साहित्य लिखा, एक एक हेडिंग लगाते हैं हम लोग। फिर हमने क्या लिखा? आर्यों का मूल निवास स्थान। फिर हमने सबके नाम लिख दिए। फिर नीचे करके लिखा कि इसमें सबसे ज्यादा मान्य सिद्धांत किसका है? मैक्स मूलर का। उसने दो तर्क दिए, फिर ये लिखा लिखा फिर जब आर्य वहां से आए तो कैसे आए? तो हमने बताया आर्यों का आगमन, आर्यों का आगमन। और फिर हमने ये स्ट्रक्चर बनाया। इसमें कुछ भी ऐसी बात है जो नहीं समझ में आई आपके? तो बनाओ इसको। आर्य ऐसे बसे, आर्य ऐसे बसे। हाँ बेटा। हाँ, पाकिस्तान, पाकिस्तान का क्या ही बताओगे? पाकिस्तान में भी फैले ही होंगे, सिंध वगैरह में तो फैल गए होंगे। सब सिंधो प्रदेश है ना। लो ऐसे बनाओ तुम। देखो ये रहा।
इतना सिस्टमेटिक तुम लोग लिख रहे हो। यदि तुम क्लास में अच्छे से बने हुए हो तो तुम्हारे नोट्स इतने शानदार बनेंगे बच्चों। ये हम ऐसा नहीं कि अपनी तारीफ में कह रहे हैं, हर हेडिंग पहले वाले हेडिंग से कनेक्टेड है। अरे है कि नहीं है? तो सारी चीजें एकदम सिस्टमेटिक है। हाँ बेटा बताओ। हाँ, अब बैठ जाओ। वहां तुम पढ़ रहे हो बिहार स्पेशल, तो सर बस बिहार स्पेशल के इर्द गिर्द घूमेंगे। हम पूरे पूरे बिहार के नहीं, पूरे भारत के इर्द गिर्द घूमेंगे। तो हम उसमें कोई अंचल नहीं बताएंगे आपको, हम बताएंगे बिहार में ऐसे आए, उन्होंने मगध साम्राज्य बसाया, हमने ये कहा। हम उससे बहुत आगे की और बड़ी बात कर रहे हैं, नहीं समझे? तो उसमें हम बिहार में, अब तुम बिहार को लेकर कैसे बैठ सकते हो? तुम पूरे राष्ट्र का इतिहास पढ़ रहे हो, तो बस कहो बिहार, उसका कोई अंचल मत लो अभी, वो तुम पढ़ लिए बिहार में, दैट्स ऑल, नहीं समझे? हाँ, तो उसमें हम थोड़े ना बताएंगे, अब उसी बात को हम बताएंगे कि बिहार में कहां आए, कैसे आए।